हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कौन सी विजय? ब्रिटिश विजय की। तो जो अन्य यूरोपीय कंपनियों पर जो अंग्रेजों की विजय हुई थी, उस समय भारत की स्थिति कैसी थी और भारत में कौन सा वंश चल रहा था, किस वंश का शासन चल रहा था, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। जैसे कि मुगल वंश का शासन चल रहा था और मुगल वंश जो था धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर था। और उसी क्रम में तीन प्रकार के राज्यों का उदय होता है, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य हैं, स्वतंत्र राज्य हैं और प्रांतीय राज्य हैं। तो हम लोग पिछली कक्षा में उत्तराधिकारी राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग स्वतंत्र राज्य के रूप में जानेंगे कि स्वतंत्र राज्य में कौन कौन से राज्य आते थे, क्या क्या इनका काम था। जैसे कि उत्तराधिकारी राज्य में हम लोगों ने देखा था कि बंगाल था, अवध था, हैदराबाद था। ये सब ऐसे ही हम लोग स्वतंत्र राज्य के बारे में भी आज जानेंगे कि स्वतंत्र राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र राज्य में जो सबसे पहला राज्य था दोस्तों, वो था राजपूत राज्य। ठीक है। इसमें क्या था कि राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के विघटन से लाभ उठाकर अपनी शक्ति को सुदृढ़ किए थे। यानी कि जो भी राजपूत शासक थे, वो जब मुगल साम्राज्य का विघटन होता है, मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर होता है, तो उससे अपना लाभ उठाकर अपनी शक्ति को ये मजबूत कर लिए थे, अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिए थे। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से एक बार रिकॉल करती हूँ कि मुगल साम्राज्य में जो अकबर थे, जहांगीर थे, इन्होंने अपने संबंध राजपूतों के साथ बहुत अच्छे रखे थे और राजपूत जो शासक थे उन्हें अपने दरबार में उच्च पदों पर आसीन भी किए थे। तो बाद में जब मुगल साम्राज्य का जब विघटन होता है, तो ये उससे लाभ उठाते हैं और अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं। राजपूत राज्यों के संबंध कैसे थे मुगल शासकों के साथ? तो वो थे दोस्तों कि दिल्ली के साथ संबंध नम्रतापूर्ण थे। यानी कि दिल्ली के साथ, यानी कि जो मुगल शासक थे जिनकी राजधानी दिल्ली थी और वहाँ से इनके संबंध जो थे वो नम्रतापूर्ण थे, यानी कि अच्छे व्यवहार के साथ उनके साथ रहते थे और जिसके बदले इन्हें स्वतंत्र राज्य की भांति कार्य करने की अनुमति थी। यानी कि जैसे कि आपने देखा कि मुर्शिद कुली खां या फिर सदातुल्ला खां के बारे में देखा था ना, कि कैसे वो लोग स्वतंत्र राज्य की स्थापना तो कर चुके थे, लेकिन मुगल जो शासक थे उन्हें कुछ भेंट, उन्हें कुछ नजराने भेजते रहते थे। वैसे ही जो ये राजपूत राजा होते थे, वो क्या करते थे कि दिल्ली के साथ अपना संबंध अच्छा रखते थे, अच्छा बनाए रखते थे और फिर स्वतंत्र राज्य की भांति कार्य करते थे। और जब भी मुगल शासकों को जरूरत पड़ती थी तो ये उनकी सहायता के लिए आते थे। और राजपूत राज्य में फ्रेंड्स एक शासक हुए थे अम्बेर के राजा जयसिंह। ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने 1699 से 1743 ईस्वी तक जयपुर पर शासन किया था। कौन से? सबसे प्रसिद्ध शासक अम्बेर के राजा जयसिंह। आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थी राजपूत राज्य के बारे में कुछ बातें कि उनका जो रूपरेखा था वो कैसा था। अब हम लोग मैसूर के बारे में देखेंगे, यानी कि स्वतंत्र राज्य के रूप में पहले राजपूत राज्य और फिर किस राज्य की स्थापना होती है, तो वो है मैसूर। 18वीं सदी के मध्य में दक्षिण भारत में मैसूर का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय हुआ था। कब? 18वीं सदी के मध्य में। और मैसूर राज्य की नींव किसने डाली थी दोस्तों? तो वो थे हैदर अली द्वारा। आप ये नाम याद रखेंगे क्योंकि ये नाम आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। मैसूर राज्य की जो नींव है वो हैदर अली के द्वारा डाली गई और जो मैसूर राज्य का सुदृढ़ीकरण है वो किया गया टीपू सुल्तान द्वारा, जो कि हैदर अली का पुत्र था। अब हम लोग हैदर अली के बारे में थोड़ा देखते हैं। हैदर अली जो था दोस्तों, वो मैसूर सेना में एक कनिष्क अधिकारी था, यानी कि एक छोटे से अधिकारी के वो पद पर आसीन था। बाद में जो हैदर अली है वो कनिष्क अधिकारी के पद पर रहते हुए धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करता है। क्या करता है दोस्तों? अपनी स्थिति को मजबूत करता है और फिर एक कुशल एवं कुशाग्र सेनापति के रूप में वो उभरता है। कहाँ के? मैसूर के। और
हैदर अली की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी दोस्तों वो ये थी कि उसे इस बात का भान हो गया था, वो इस बात को महसूस कर चुका था कि एक आधुनिक सेना जो है वो ही शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकती है, यानी कि सेना के पास नए जो शस्त्र होते हैं वो हो, सेना ज़्यादा प्रशिक्षित हो, तो इस प्रकार की जो सेना है वो एक शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकती है। अन्यथा जो उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था या जो दूसरे राज्य थे, क्षेत्रीय राज्य थे, वो अच्छे से शासन नहीं करने देते, और यही बात हैदर अली को महसूस हो चुकी थी। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि वो कितना दूरदर्शी था और वो ये सब बातें समझ चुका था। तो उसने एक मजबूत राज्य की मैसूर की नींव डाली थी। जब हैदर अली महसूस करता है कि आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकती है, तो उसने सबसे पहले क्या किया कि एक शस्त्रागार की स्थापना की और पश्चिमी तर्ज पर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी विशेषज्ञ की नियुक्ति भी करता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। 2 काम किए इसने, पहला शस्त्रागार की स्थापना और फिर फ्रांसीसी विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है। ये क्यों करता है? तो सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए ये फ्रांसीसी विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है। आगे जाके 1761 ईस्वी में हैदर अली ने सिंहासन के पीछे की जो वास्तविक शक्ति थी, यानी कि जो मैसूर का जो सिंहासन था उसके पीछे की जो वास्तविक शक्ति थी दोस्तों, वो थी मंत्री नंजाराज की शक्ति। आप नाम याद रखेंगे, वैसे तो पूछा नहीं गया लेकिन कभी कभी आपसे पूछा भी जा सकता है। उसके जो शक्ति थी वो थी मंत्री नंजाराज की शक्ति। उसको उखाड़ फेंकने में ये सफल होता है। कौन? हैदर अली, जो कि एक कुशल एवं कुशाग्र सेनापति के रूप में उभरा था। ठीक है। 1769 ईस्वी में, कब? 1769 ईस्वी में मद्रास के निकट हैदर अली द्वारा अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी जाती है। यानी कि 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के बीच युद्ध होते हैं, जिसमें अंग्रेज जो हैं वो हार जाते हैं, और इसका कारण मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि वो इस बात को महसूस कर चुका था कि आधुनिक सेना जो है वो ज़रूरी है शक्तिशाली राज्य के लिए, और शस्त्रागार की स्थापना की और फ्रांसीसी विशेषज्ञ की नियुक्ति की सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए, और उसने जो अपनी सेना है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो पुत्र रहता है टीपू सुल्तान, उसने अपनी पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। यानी कि जो हैदर अली की जो सोच थी, उसकी जो नीति थी कि राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाना और फिर राज्य का विस्तार, राज्य को आगे बढ़ाना, इन सब जो नीतियों को है वो टीपू सुल्तान ने आगे चलकर आगे बढ़ाया था। आगे चलकर अंग्रेज तथा मैसूर जो है उनमें युद्ध होती है, जिसमें कौन कौन से हैं? तो वो हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान। इन सब में युद्ध भी होता है अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच, अंग्रेज और हैदर अली के बीच, और जिसमें जो लास्ट में जो जाके है वो टीपू सुल्तान मारा जाता है और अंग्रेज़ों की विजय होती है। इसके बारे में हम लोग, जो युद्ध होते हैं उनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग राज्य की स्थापना कैसे हुई, किसने किया, उसके बारे में देख रहे हैं। आगे है फ्रेंड्स केरल, यानी कि स्वतंत्र राज्य में अभी तक हम लोग राजपूत राज्य, फिर मैसूर, अब हम लोग केरल के बारे में पढ़ेंगे। तो केरल क्या था दोस्तों कि 3 राज्यों कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने एक साथ मिलकर केरल राज्य का निर्माण किया था। पहले जो सारे जो भारत में जो राज्य थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त थे, क्षेत्रीय प्रांत जो बोले जाते हैं, उस समय के जो राज्य थे क्षेत्रीय प्रांत के रूप में विभक्त थे। और इसी क्रम में कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट जो थे उसने क्या किया कि एक साथ मिलकर केरल राज्य का निर्माण किया। आप ये नाम पहले भी सुन चुके हैं दोस्तों कि कालीकट तट पे वास्को डी गामा आया था, और कोचीन अलग जो क्षेत्र था वो त्रावणकोर अलग क्षेत्र था, जहां अंग्रेजों की या अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनकी बस्तियां स्थापित हुई थी। ठीक है। तो कोचीन, त्रावणकोर और केरल ने एक साथ मिलकर केरल राज्य का निर्माण किया। सॉरी दोस्तों, कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने मिलकर एक केरल राज्य का निर्माण किया था। और फिर 1763 ईस्वी तक फ्रेंड्स बड़ी संख्या में मुखियाओं एवं राजाओं के क्षेत्रों को इन राज्य में
मिला लिया गया था, यानी कि जो केरल का निर्माण करके धीरे धीरे जो अन्य जो मुखिया थे या राजा थे उन्हें केरल राज्य में शामिल किया गया, उन्हें बात करके या जैसे भी हो उसे केरल राज्य में शामिल किया गया। लेकिन जो मैसूर का जब सुदृढ़ीकरण होता है, जो मैसूर राज्य की नींव डाली जाती है फ्रेंड्स, ये बात केरल के लिए सही साबित नहीं होती है, क्योंकि जो हैदर अली था उसकी जो नीति थी वो साम्राज्य विस्तार की भी नीति थी। और इसी क्रम में उसने क्या किया कि 1766 ईस्वी में केरल पर आक्रमण कर दिया। किसने? हैदर अली ने कर दिया, जो मैसूर की जिसने नींव डाली थी। और जब इसने केरल पर आक्रमण किया तो उसके बाद क्या किया कि मालाबार एवं कालीकट तट को मैसूर में मिला लिया। तो कौन बच गया? एक त्रावणकोर बच जाता है। त्रावणकोर को ये नहीं मिला सका फ्रेंड्स, क्योंकि त्रावणकोर जब हैदर अली का जब केरल पर आक्रमण हुआ था उस समय त्रावणकोर जो था वो बेहद महत्वपूर्ण राज्य बन चुका था। और क्यों महत्वपूर्ण बना था? तो वो इसका कारण ये था फ्रेंड्स कि 1729 ईस्वी के पश्चात वहाँ के राजा हुए थे राजा मार्तंड नहीं दोस्तों, राजा मार्तंड हुए थे। उनके नेतृत्व में जो ये त्रावणकोर है उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। और विकास कैसे हुआ था वो हम लोग देखते हैं। राजा मार्तंड ने क्या किया था फ्रेंड्स कि जो डच थे उनको केरल से बाहर कर दिया था, और जो सामंती जो प्रमुख होते हैं, जो बड़े बड़े सामंत थे, उनको भी उनकी जो दबदबा थी, उनकी जो नीति चलती थी उसे भी इस राजा मार्तंड ने दबा दिया था और डच को तो केरल से बाहर कर ही दिया था। मार्तंड वर्मा जो थे उनका उद्देश्य अपने राज्य का विकास ही करना था। उनका जो उद्देश्य था वो त्रावणकोर का विकास करना था फ्रेंड्स, न कि प्रसार करना। यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, आप इसे सही कर लेंगे। मतलब उनका जो उद्देश्य था अपने राज्य का विकास करना था, न कि जो विस्तार करना था। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सही कर लेंगे, विस्तार करना था। और विकास करने के क्रम में उन्होंने क्या क्या किया था? तो सिंचाई पे ध्यान दिया, परिवहन पे ध्यान दिया और संचार व्यवस्था पे भी उन्होंने ध्यान दिया था। तो कौन थे? राजा मार्तंड वर्मा। और इन्हीं के शासन काल में जो त्रावणकोर है उसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। और जो ये हैदर अली है वो त्रावणकोर को अपने राज्य में नहीं मिला सका था। और जब मार्तंड वर्मा की मृत्यु होती है फ्रेंड्स, उसके बाद जो वहाँ के जो शासक बनते हैं, जो राजा बनते हैं, वो बनते हैं राम वर्मा, जो मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी थे, जो बहुत विद्वान थे और एक सृजनात्मक व्यक्ति थे। और इन्होंने क्या किया कि अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिमी ज्ञान को भी शामिल किया था ताकि विकास अच्छे से हो पाए। और त्रिवेंद्रम जो राजधानी थी उसमें ज्ञान एवं कला का केंद्र बनाया, यानी त्रावणकोर की जो राजधानी थी त्रिवेंद्रम, उसे भी ज्ञान एवं कला का केंद्र इन्होंने बनाया था। तो ये थी त्रावणकोर की बातें, केरल राज्य की बातें। तो इस प्रकार अभी हम लोग उत्तराधिकारी राज्य, जिसमें बंगाल, अवध, फिर हैदराबाद और फिर स्वतंत्र राज्य में राजपूत राज्य, मैसूर और केरल। और अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स नवीन राज्य के बारे में, क्योंकि 3 प्रकार के राज्य का उदय हुआ था, एक उत्तराधिकारी राज्य, फिर एक स्वतंत्र राज्य और एक नवीन राज्य का उदय हुआ था, जिसमें 2 प्रकार के राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नवीन राज्य के बारे में जानेंगे। तो नवीन राज्य में जो थे फ्रेंड्स वो थे सबसे पहले मराठा। कौन? मराठा राज्य का उदय होता है कब? जब मुगल सम्राट जब औरंगजेब रहते हैं उस समय ही मराठा राज्य का उदय होता है फ्रेंड्स। और छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं वो धीरे धीरे औरंगजेब के साथ होती रहती हैं, और यही मुख्य जो कारण थी वो मुगल शासन के कमज़ोर होने की थी, क्योंकि औरंगजेब की जो नीति थी फ्रेंड्स धार्मिक नीति थी। तो मुख्य रूप से जो उसकी धार्मिक नीति थी उससे परेशान होकर नए राज्यों का उदय हुआ, जैसे कि मराठा राज्य। और मुगल साम्राज्य यानी कि औरंगजेब के समय में भी छोटी छोटी झड़पें होती रहती थी, जिससे जो है मुगल साम्राज्य को बहुत परेशानी हुई। और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अपने लगातार संघर्ष के कारण, निरंतर संघर्ष के कारण धीरे धीरे अपने पतन की ओर चल पड़ा था। 1707 ईस्वी में जैसे ही
औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के शासनकाल में मराठाओं ने चुनौती जरूर प्रस्तुत की थी फ्रेंड्स, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई थी। लेकिन 1707 ईस्वी के पश्चात मराठों ने मुगल शासन के समक्ष ठोस चुनौती प्रस्तुत की, यानी कि जो उनकी चुनौती थी वो और भी ज़्यादा ठोस हो गई, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो योग्य हो मुगल शासन में। क्या हुआ था फ्रेंड्स कि शिवाजी के पोते थे शाहू, उनको औरंगजेब के समय ही कैद में डाल दिया गया था, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो शासक आते हैं, उसके बाद के शासक जो आए थे फ्रेंड्स वो थे बहादुर शाह जफर, आप मत समझिएगा, क्योंकि वो जो शासक थे वो थे बहादुर शाह प्रथम। उन्होंने क्या किया कि मराठों के साथ जो है वो मित्रता की नीति निभाई, और आते ही यानी कि शासन में आते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि शाहू को आज़ाद कर दिया, मुगल कैद से उन्हें आज़ादी दे दी। लेकिन शाहू के आज़ाद होने के बाद भी जो मराठा थे उनमें आपसी एकता में कमी थी। हालांकि फ्रेंड्स जो मुगल शासन के बाद जो वो शक्ति थी उसकी जगह को मराठा भर सकते थे, मराठा इतने स्ट्रांग थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, कुछ क्षेत्रों में ही राज करने में लगे रह गए और आपस में भी एकता नहीं थी, और छोटे मोटे युद्ध करते करते इन्हें भी लास्ट में जाके हार का सामना करना पड़ा। शिवाजी ने कोशिश भी की थी, लेकिन उनके आगे के जो भी उत्तराधिकारी हुए वो नहीं कर पाए जो शिवाजी ने किया था। ठीक है, तो इनमें क्या था फ्रेंड्स कि आपसी एकता में कमी थी, किसमें? मराठों में। तो जैसे ही शाहू कैद से निकलते हैं, मुगल कैद से निकलते हैं, वैसे ही क्या होता है कि ताराबाई एवं शाहू के बीच संघर्ष शुरू होता है, जो 1714 ईस्वी तक ये संघर्ष चलता रहता है। 1707 में ये निकलते हैं और 7 साल तक ये संघर्ष में ही रहते हैं। और ये ताराबाई कौन रहती हैं? तो वो रहती हैं शाहू की ताई, यानी कि राज्य के लिए वो आपस में लड़ते रहते हैं। 1713 ईस्वी में शाहू ने क्या किया कि बालाजी को पेशवा बनाया। पेशवा का मतलब होता था फ्रेंड्स प्रधानमंत्री, जो आप देखते हैं ना वो पेशवा बनते थे, और पेशवा का अर्थ प्रधानमंत्री होता है। तो 1713 ईस्वी में कब शाहू जी ने क्या किया कि बालाजी को पेशवा बना दिया, और फिर ये जो बालाजी थे उन्होंने क्या किया कि मराठा सरदारों को भी अपने साइड में लाया और महाराष्ट्र के अधिकतर क्षेत्र पर शाहू का नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि जो इसने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया। और इस क्रम में उन्होंने मराठा सरदारों जो मराठा सरदार थे उन्हें मिलाया और महाराष्ट्र के अधिकतर क्षेत्र पर शाहू का नियंत्रण स्थापित किया। 1719 ईस्वी में बालाजी एवं सैयद बंधुओं में समझौता होती है। ये सैयद बंधु जो हैं वो मुगल शासन में एक जो शासक निर्माता के रूप में जाने जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे शासकों को बनाया था। तो जो मुख्य रूप से तो देखने के लिए जो था वो शासन चल रहा था मुगल शासकों का, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से जो शासन है वो सैयद बंधुओं के द्वारा ही किया जा रहा था। तो 1719 ईस्वी में बालाजी एवं सैयद बंधुओं में एक समझौता होती है, जिसके अनुसार इस समझौता में क्या क्या बातें थी वो देखिए। शाहू को अपने क्षेत्र में वैध शासक के तौर पर मुगल मान्यता मिल जाती है। शाहू के परिवार वाले मुगल कैद से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर जो 6 प्रांत थे फ्रेंड्स, जो कौन कौन से ये प्रांत थे, तो वो बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद, बराड़ और खानदेश। आप ये नाम याद रखेंगे क्योंकि ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये नाम याद रखने चाहिए। कौन कौन से नाम थे? फिर से मैं रिकॉल कर रही हूँ, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद, बराड़ और खानदेश। ये जो 6 राज्य हैं, जो 6 प्रांत है फ्रेंड्स, उनसे क्या होता है कि जो शाहू थे उन्हें चौथ व सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके बदले शाहू को भी मुगल शासक के लिए कुछ करने पड़ते हैं। वो ये था कि शाहू मुगल शासक की सेवा में 15,000 अश्वारोही सेना का दल दक्कन में लूटपाट रोकने तथा वार्षिक रूप से 10 लाख रुपए की भेंट देने पर सहमत होते हैं। बदले में उन्हें 6 प्रांतों से चौथवा सरदेशमुखी वसूलने का जो है वो अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर बालाजी जो थे, जो पेशवा बने थे शाहू के समय में, उन्होंने क्या किया था,
सैयद बंधुओं की मदद की थी किसको, फर्रुखसियर को हटाने में, क्योंकि फर्रुखसियर जो था वो एक अच्छा सम्राट नहीं था। और मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर दूं कि ये जो फर्रुखसियर ही था जिसने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बालाजी जो विश्वनाथ थे फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया था कि पेशवा के पद को बहुत शक्तिशाली बनाया और इनके शासनकाल में मराठा राज्य ने प्रभुत्वशाली विस्तारवादी राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। और यहाँ से जो है सबसे पहले जो पेशवा के रूप में जाने जाते हैं वो बालाजी विश्वनाथ, फिर आगे और भी बाजीराव प्रथम, ऐसे करके बहुत सारे पेशवा हुए हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के जो पेशवा हुए थे उनके बारे में और जो भी और जो नवीन राज्य थे जैसे कि सिख हुए थे, जाट हुए थे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नित्य नई प्रतिदिन नई वीडियोस, नई क्लासेस लेकर आ सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।